नमस्कार दोस्तों आज मैं बच्चों के विकास और उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ 3-4 बातें जो कि काफी महत्वपूर्ण है उसके बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूं। और ये बातें विशेष रूप से बच्चों के माँ पिताजी से करना चाहता हूं, क्योंकि बच्चों से जो बातें करनी है मैं उसके लिए ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं, वैल्यू ऑफ एजुकेशन जिसका टाइटल है। तो इस वीडियो में मैं बच्चों के माँ पिताजी से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ और ये बातें काफी महत्वपूर्ण है बच्चों के परवरिश के मामले में। और चूंकि मैं खुद एक पिता हूँ और अपने बच्चे के साथ उसके बचपन से लेकर उसके IITian होने तक जो सफर मैंने तय किया है, जो एक्सपीरियंस हम दोनों के बीच शेयर हुआ है, उस एक्सपीरियंस को भी मैं इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यह कहना चाहता हूं कि बच्चों के पढ़ाई लिखाई और विकास की जिम्मेदारी को सिर्फ स्कूल और वहां के टीचर के भरोसे मत छोड़िए। ये सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक अच्छे ब्रांड या अच्छे नाम वाले स्कूल में नाम लिखा दिए, बच्चे का एडमिशन करा दिए और निश्चिंत हो गए कि मेरा बेटा अब IITian या MBBS डॉक्टर या IAS अफसर ऐसा बनकर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा और मैं शान से कहूँगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों, और इस चीज़ को आप भी जानते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि बच्चों की पढ़ाई और विकास की जिम्मेदारी को कम से कम 25 से 30% या मैं तो चाहूँगा कि आधी जिम्मेदारी पेरेंट्स को अपने ऊपर भी लेना पड़ेगा। हमारे देश की स्थिति भी ऐसी है, सामाजिक स्थिति भी ऐसी है कि अगर हम इस जिम्मेदारी को नहीं लेते हैं तो स्कूल के टीचर्स इतने भी ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं होते हैं। वहाँ कोई विवेकानंद और गौतम बुद्ध नहीं बैठे हुए हैं कि पूरे डेडिकेशन के साथ आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, पूरी भावना के साथ, पूरी कंपैशन के साथ। इतने डेडिकेटेड नहीं होते हैं। और क्यों हो, सवाल यह भी है, क्यों इतने डेडिकेटेड हो? जब आप पेरेंट्स हो और आप खुद डेडिकेटेड नहीं हो अपने बच्चे के विकास के प्रति, आप देख रहे हो टीवी के सामने बैठकर धार्मिक चर्चा, राजनीतिक चर्चा, फिल्म देख रहे हो, धारावाहिक देख रहे हो, भाभी जी घर पे हैं, भैया जी घर से बाहर हैं, जेठालाल पता नहीं कहाँ हैं, तो आप टाइम पास कर रहे हो और चाहते हो कि स्कूल के टीचर्स आपके बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अफसर बना दें। क्या आपका ये स्वार्थ नहीं है? क्या आप स्वार्थ नहीं तो और क्या है? सिर्फ पैसे के बल पे चाहते हो कि सब कुछ हो जाए? ऐसे थोड़ी जो होता है। वहाँ टीचर भी तो पैसे के लिए ही जा रहा है। आपका बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े क्या फर्क पड़ता है उसको? वो भी तो प्रोफेशनल है, जैसे आप प्रोफेशनल हो। आप भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, वो भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, बच्चा भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। क्यों लेगा? वो तो अभी अबोध ही है, अभी तो उसकी उम्र ही कम है। क्यों जिम्मेदारी लेगा? वो भी देखता है कि जब मेरे माँ बाप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, क्या जरूरत है? सब मजे कर रहे हैं, हम भी मजे करते हैं। और इसमें से 100 में सिर्फ 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा इतनी जागरूक होती है। इस आत्मा को आपने नहीं दिया है। वो जो बुद्धू बच्चा है, जो कमजोर बच्चा है, उसकी आत्मा को भी आपने नहीं दिया है, लेकिन वो इस टाइप से अभी तक लाइफ को जिया है कि उसकी आत्मा इतनी जागरूक नहीं बनी है, उतनी उसके अंदर अवेयरनेस नहीं है, आत्मिक जागरूकता नहीं है। तो इसलिए वो इस तरह से जिंदगी जी रहा है। और वहीं पे 100 में 10 बच्चे, 15 बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी आत्मा जागरूक है, चाहे वो गरीब घर में ही क्यों ना पैदा हो, उनकी आत्मा जागरूक है। माँ बाप ने आत्मा को नहीं दिया, ना तो गरीब माँ बाप ने अपने बच्चे को आत्मा दिया, ना अमीर बाप ने दिया। उस आत्मा के साथ वो पैदा हुआ है। और 100 में जो 80 बच्चे या 90 बच्चे, वो सब की आत्मा जागरूक नहीं है, इसलिए वो एक पूरी लाइफ बेकार की जिंदगी जीते हैं। तो जो 80 बच्चे हैं जिनकी आत्मा जागरूक नहीं हुई है, जो चीजों को इतने बेहतर ढंग से नहीं समझते हैं, जो पढ़ाई के भी वैल्यू को नहीं इतना समझते हैं, जिनके लिए लाइफ में कैसे हम अपने लाइफ को बेहतर बनाएं, लाइफ को कैसे हम बेहतर ढंग से जिएं, सिर्फ पैसे कमा कर नहीं, बल्कि उनके अंदर का जो टैलेंट है, जो नेचुरली उनको मिला है, इसे जैसे कि हम उसको गॉड गिफ्ट बोलते हैं, तो वो चुपचाप से तो यह मान लेते हैं कि नहीं, मेरे अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं टैलेंट, मेरे अंदर नेचुरल गिफ्ट चाहे गॉड गिफ्ट, तो आराम से वो एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। और वहीं पे 100 में 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं पड़ता है कि हाँ मुझे कुछ गिफ्ट मिला है, लेकिन उनके अंदर, उनकी आत्मा में इतनी जागरूकता है, इतनी अवेयरनेस है, इतनी एक्टिव है वो, कि हमेशा वो कुछ ना कुछ करते रहता है। वो पहले भी किया हुआ है, पास्ट लाइफ में भी किया है, प्रेजेंट लाइफ में भी कर रहा है। तो हम कह देते हैं यार ये तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बच्चा है, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, ये तो लाइफ में कुछ करेगा, लेकिन उस चीज को खुद डेवलप किया है,
अपने प्रयास से, अपने एफर्ट से, अपने हार्डवर्क से, जैसे भी हो उसने खुद किया है। माँ बाप ने उसको नहीं किया है उसके लिए, ये खुद किया है। लेकिन जो बच्चे नहीं डेवलप हैं, जिनकी आत्मा डेवलप नहीं हुई है, जो एक साधारण बच्चे दिख रहे हैं, जो पढ़ने में कमजोर हैं, जिनको चीजें समझ में नहीं आती है, उनका क्या? उनके लिए भी तो हमको एफर्ट करना है। जो इंटेलिजेंट है वो तो आप नहीं भी समझाओगे तो वो खुद पढ़ के समझ जाएगा, लेकिन जिसको समझाने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा उसके लिए क्या? उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ टीचर क्यों मेहनत करे, पेरेंट्स को भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो फिर क्या, उसको एक क्लर्क की भी नौकरी नहीं मिल पाएगी। बड़ी चीजें की तो बात छोड़ो, लेबर की नौकरी, TMM, चपरासी, इसकी भी नौकरी वो नहीं कर पाएगा। चाहे तुम कितना भी अच्छे स्कूल में इनाम क्यों ना लिखा दो, इंग्लिश बोलना सीख जाएगा, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये सब कुछ ऑब्जर्व करने का काम सिर्फ टीचर का नहीं है, पेरेंट्स का भी है। और मैंने खुद इस जिम्मेदारी को इस तरह से लिया हूँ, अपने बच्चे के साथ बचपन से इंटरेक्ट किया हूँ, बचपन से उसको मोटिवेट किया हूँ। मैं तो यहाँ तक बोलता था कि बेटा एक नॉर्मल फैमिली में या एक गरीब फैमिली में पैदा होने से बच्चे को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। नहीं करोगे तो कैसे होगा? करना ही है। ये कोई प्रेशर नहीं है, ये सिचुएशन की बात है। आप गरीब घर में पैदा होकर, एक नॉर्मल फैमिली में पैदा होकर यह सोचोगे कि सब कुछ लक फेट से हो जाए, हाथ पर हाथ धरे बैठकर सब कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं होता है। ये सब भ्रम है। और तुम्हारे विकास में सबसे ज्यादा जो महत्व होगा ना, वो तुम्हारा होगा। अगर इसको परसेंटेज में बात करूं तो 40% तुम्हारा एफर्ट में मैटर करता है, 30% मेरा पेरेंट्स का एफर्ट मैटर करता है, और 30% टीचर्स का एफर्ट मैटर करता है। तो मेरे बच्चे ने इसके जवाब में जानते हैं क्या बोला? उसने बोला कि पापा टीचर्स का एफर्ट को थोड़ा ज्यादा बताओ। मैं मानता हूँ कि मेरा भी एफर्ट मैटर करता है, अब मेरे लड़के का, लेकिन टीचर्स को थोड़ा सा और। मैं बोला ठीक है, मैं 35 कर देता हूँ, तुम्हारा भी 35, टीचर का भी 35, पेरेंट्स का 30%। लेकिन यहाँ लगभग सबका एफर्ट मैटर करता है भाई। यह नहीं कि सिर्फ पेरेंट्स का एफर्ट मैटर करेगा, नहीं, सबका एफर्ट मैटर करता है। तो इस तरह से भी मैं अपने बच्चे को समझाते आया हूँ बचपन से ही उसको स्पोर्ट्स की तरफ भी मैं ध्यान देने के लिए बोला हूँ कि अगर तुमको स्पोर्ट्स में जाना है तो भी देख लो। मैं तो उससे इस तरह से बात करता हूँ कि अगर क्रिकेट में जाना है तो मैं खुद बॉलिंग करूंगा, तो मेरे हर एक बॉल पे चौका छक्का मार के दिखाओ। अगर मारते हो तो मैं समझूंगा कि कम से कम IPL में जा सकते हो। उसके साथ बैडमिंटन खेला हूँ, चेस खेलता हूँ, तो सब कुछ, फुटबॉल खेलता हूँ, सब कुछ खेला हूँ बचपन से ही। देखता हूँ कि कितना अच्छा खेल रहा है। एक कोच के रूप में बोलिए या फादर के रूप में बोलिए, ऑब्जर्व किया हूँ किसमें इसको ज्यादा इंटरेस्ट है, किसमें ज्यादा एफर्ट डाल रहा है करने के लिए। तो सब कुछ देखने के बाद मुझे लगा कि न तो ये क्रिकेट में बहुत अच्छा है, न फुटबॉल में बहुत अच्छा है, एवरेज है, एंजॉय कर रहा है, खेल को मजा ले रहा है, देखने में मजा ले रहा है, खेलने में मजा ले रहा है। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा होना चाहिए वो चीज नहीं था, वो चीज होना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी क्रिकेटर बन जाएगा और क्या कहने हैं, करोड़ों के बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो ऐसा तो होता नहीं है। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसका मैथ और साइंस भी अच्छा है और अच्छा इसमें पिकअप कर रहा है, तो उसको मैं बचपन से ही इस तरह के IMO, ओलंपियाड एग्जाम हुए, चाहे NST एग्जाम हुए, ये सब मैं उसको बचपन से एग्जाम भी दिलवाते रहा। मेंटल ग्रोथ के साथ फिजिकल ग्रोथ, दोनों पे ध्यान दिया मैं। ये सब टीचर नहीं ध्यान देगा, इस चीज को आप समझना है। टीचर ही सब कुछ क्यों करेगा? उसके सामने 40 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे होते हैं, क्यों इतना? आप खुद अपने को एक टीचर के रूप में रख के देखो ना। आप एक स्कूल में इमेजिन करो कि टीचर बन गए, तो क्या करोगे? हर एक बच्चे को देखने जाओगे कि कौन कैसा खेल रहा है, कौन कैसा पढ़ रहा है? इतनी है पेशेंस? नहीं है किसी में। तो सबको मिलके काम करना है। बच्चा भी एफर्ट करे, टीचर भी एफर्ट करे, पेरेंट्स भी एफर्ट करे, फिर क्यों नहीं डेवलपमेंट होगा भाई बच्चे का? जरूर होगा। और इस तरह से मैंने परवरिश किया और बच्चा लगभग सही जगह पे पहुंचा। अब टॉपर्स तो हर एक बच्चा नहीं बन सकता है, सभी IIT मुंबई ज्वाइन नहीं कर सकते कंप्यूटर साइंस से, टॉप 50 ही करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि एकदम टॉप में ही पहुंच जाओ, लेकिन हाँ, एक जिस फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप एक रीजनेबल प्लेस में जरूर पहुंच जाओ। ये आपकी भी ख्वाहिश होती है, पेरेंट्स की भी ख्वाहिश होती है और टीचर की भी ख्वाहिश होती है, भले ही एफर्ट करे या ना करे। यही तो बात है कि बच्चा एफर्ट करे या ना करे, लेकिन वो चाहता है कि मैं IIT चला जाऊं, MBBS नीट के थ्रू अच्छा रैंक लेके आऊं, या IAS बन जाऊं, या
एनडीए ज्वाइन करूं। सिर्फ सोचने से थोड़ी जो होता है, सोचने से हो जाता तब तो कहना ही क्या था। सोचने से ही सब कुछ हो जाता तब तो कोई भी आइंस्टीन बन जाएगा, कोई भी न्यूटन बन जाएगा, कोई भी एडिशन बन जाएगा यार। ऐसे थोड़ी जो होता है। तो ये सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि सबको एफर्ट करने की जरूरत है, स्टूडेंट को भी, टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी। सबको 33% वाला एवरेज लगभग मान के चलना है। 33 सबको ऐसा ही करना है। ये सबसे पहली बात हुई। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ हमेशा एक दोस्त की तरह लगभग बिहेव किया। समझाता हूँ एक दोस्त की तरह, खेलता हूँ एक दोस्त की तरह, बात भी करता हूँ लगभग एक दोस्त की तरह। मैं उसके ऊपर कभी ये नहीं बोल दिया कि मैं ये बोल दिया तुमको यही करना है, ऐसा मैंने प्रेशर नहीं डाला। हाँ, ये मेरा आइडिया है, ये मेरा व्यू है, इस सिचुएशन में तुमको ऐसे एक्ट करना चाहिए, बाकी फाइनल डिसीजन तुम खुद लो। अगर तुम गलत भी कुछ डिसीजन लेते हो तो पेरेंट्स क्या करेगा, आके उस गलती को सुधारेगा। सुधारने लायक होगी तो, नहीं सुधारने लायक होगी तो उसका जो खामियाजा है वो तुम भी भुगतोगे। और अगर उसका इफेक्ट पेरेंट्स के ऊपर भी आने वाला है तो पेरेंट्स भी भुगतेगा। और क्या कर सकता है पेरेंट्स। लेकिन फिर भी तुम्हारा जो 100% अंदर से जो आ रहा है कि नहीं मैं ये करूँगा, कर लो वही। क्योंकि बाद में तुम रिग्रेट करो कि यार मैं दूसरे के कहने में आके ऐसा किया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा दूसरा सुझाव है कि बच्चे को एज ए फ्रेंडली ट्रीट करना है, उसका एक फ्रेंडली टीचर बनना है, एक मित्र शिक्षक बनना है, और उसके साथ सब कुछ एक फ्रेंडली डिस्कस करना है हर एक चीज के बारे में, चाहे वो लाइफ के बारे में हो। इवन आप बचपन से उसके साथ स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, ये सब के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। मुझे याद है बचपन में एक बार मुझसे पूछ दिया कि पापा एक किताब में लिखा है कि भगवान सब जगह होते हैं लेकिन भगवान एक है। हाउ इज इट पॉसिबल, एक भगवान और सब जगह, ऐसे कैसे। मैं बोला बात कुछ ऐसा है बेटा कि पहले तो भगवान किसी को मालूम नहीं है, एक बकवास का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के चर्चा में समझ लो कि 90% बातें फालतू होती हैं, तो इतना इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि भगवान अगर समझना ही चाहते हो तो यार इस ब्रह्मांड को ही भगवान समझ लो। ब्रह्मांड एक है, ये यूनिवर्स एक है। और चूंकि उस समय वो तीसरी क्लास में या दूसरी क्लास में था और नेशनल ज्योग्राफी चैनल हुआ चाहे डिस्कवरी चैनल हुआ, तो बच्चों को तो इस सब में देखने में इंटरेस्ट होता ही है। बहुत सारे जो बच्चे हैं खासकर जिनकी साइंस की तरफ इंटरेस्ट है वो देखना चाहते हैं, और थर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीजें समझ लेते हैं कि ये सोलर सिस्टम है, ये ब्लैक होल होता है, ये ऐसा है, स्टार ऐसे होता है। ये सब पता नहीं, हम लोग तो नहीं समझ पाते थे, खासकर मैं तो बचपन में इतनी बुद्धि नहीं थी मुझे, मैं नहीं समझ पाता था ये सब चीजें, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं आता था ये सब क्या है। लेकिन मेरा बेटा इजीली इस चीज को समझ लिया कि हाँ ठीक ही है, अगर इस ब्रह्मांड को हम अगर गॉड समझ लेते हैं तो ये आसान हो जाएगा समझने की ब्रह्मांड एक है और ये हर एक जगह है। तो इस तरह से भी मैंने उसको रिलीजियस मैटर को भी, स्पिरिचुअलिटी के मैटर को बहुत आसानी से समझाने की कोशिश किया। तो इस तरह से आप भी, भगवान की बात हुई चाहे कुछ भी, आप ऐसे समझाओ, उसके सामने फालतू के धार्मिक और आध्यात्मिक बातें मत बताओ। वो सब फालतू का बकवास हम लोग बच्चे को समझाते हैं, नहीं समझाना है वो सब चीज, वो सब बेकार की बातें हैं। समझाओ तो सब कुछ वैज्ञानिक तरीके से समझाओ जिसमें कोई लॉजिक हो, ऐसा लॉजिक कि उसको कोई काटना भी चाहे तो ना काट पाए। जैसे मैं ब्रह्मांड का भगवान समझ लो, ब्रह्मांड एक है, ब्रह्मांड सब जगह है, इसको लॉजिक आप क्या इसको काटोगे। अब कहोगे नहीं यार ऐसे कैसे होता है, वो धर्म तो भगवान के बारे में ये बताता है, फलाना धर्म तो ये बताता है, और मुझसे बात करोगे तो मैं कहूँगा ठेंगा, कोई कुछ भी बताए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी धर्म कुछ भी बताए मेरे को सुनना नहीं है भाई। तो ये हो गई दूसरी बात। और तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि बच्चे को सिर्फ अपना माल मत समझो, बच्चे को अपना सिर्फ प्रोडक्ट मत समझो, बच्चे को अपना मिल्कियत मत समझो कि ये मैंने पैदा किया है और ये मेरा ही है और मेरा खून है, मेरा ही सब कुछ है, मैं ही इसका बाप हूँ, मैं ही इसकी माँ हूँ, मैं ही जो चाहूँगा वही ये करेगा। ये सब चीज नहीं होना चाहिए। ये सब भी इसको धार्मिक चर्चा में माया मोह कहा जाता है। इतनी पकड़ नहीं होनी चाहिए, मुट्ठी में बांध के रखूंगा अपने बेटा बेटी को, ये चीज गलत है। ये चीज ऐसे करोगे तो आपको तकलीफ होगी, क्योंकि वो अपने मन से डिसीजन लेगा, अपने मन की करेगा और आपको तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि मैं खुद लाइफ में सब कुछ लगभग अपनी मर्जी से किया। फायर अफसर की ट्रेनिंग किया, कंपनी ज्वाइन किया। मुझे फायर अफसर की नौकरी में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया। 3 शिफ्ट की ड्यूटी होती थी, आग लगते रहती थी,
आग को बुझाना, हीरो के जैसा जंप करके इधर से उधर कोच को पकड़ के आग को बुझाना, लोगों को बचाना, लोगों को निकालना, कुछ ज्यादा उसमें हीरोगिरी में मुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, तो मैंने उस जॉब को छोड़ दिया। जबकि डिफेंस में जब नौकरी लगी तो यहाँ भले ही सैलरी कम थी, 8 से 5 की ड्यूटी होती थी, और मैं बहुत विशाखापट्टनम जगह भी मुझे काफी अच्छा लगा, समुद्र मुझे अच्छा लगा, यहाँ का इन्वायरमेंट मुझे अच्छा लगा। पहले मैं बिहार में, पटना में, सब जगह पे रहा हूँ, चाहे जमशेदपुर भी रहा, तो मुझे एक अच्छा यहाँ फील हुआ, तो मैं इस जॉब को कंटिन्यू कर दिया। और फिर उसी समय मुझे अंदर से लिखने की पता नहीं क्या इतनी बेचैनी आ गई, इतना इम्पल्स आ गया मेरे अंदर कि मुझे किताब लिखना है। और नौकरी ज्वाइन करने के जस्ट 1 महीने के अंदर या 20 दिन के अंदर मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे किताब लिखना है, और मैं लिखने भी लगा। तो इस तरह से मैंने लाइफ में खुद, मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं उस फायर अफसर वाले नौकरी छोड़ूं, भले ही वो प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन उनको लगता था कि नहीं, इसमें अच्छा ग्रोथ है, इसमें बहुत अच्छा करियर होगा, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन मैं उनकी बात को नहीं सुना, मैं अपने मन की किया। चाहे मैंने किताब भी लिखा तो मेरे पिताजी एक दिन पूछने लगे किताब लिखने से हुआ क्या। हम बोले हुआ क्या, मुझे सेटिस्फेक्शन मिला बस। लेकिन पैसा तो लगा, पैसे का क्या करूं। 5 महीने की सैलरी गई, कुछ 25,000 रुपये लगे थे, और उस समय सैलरी कुछ 5,000-5,500 रुपये होती थी। तो मैं इस तरह से अपने पापा से इसी तरह से बात करता हूँ, बी फ्रैंक। तो बच्चे को अपना दौलत और ये इस तरह से उसको अपना प्रोडक्ट मत समझिए कि हाँ हमने इसको पैदा किया है। नहीं, पैदा तो यार आप क्या कर पाओगे, पैदा तो कुछ होता ही नहीं है। नथिंग कैन बी जनरेटेड, नथिंग कैन बी क्रिएटेड, ये साइंस का एक फंडामेंटल लॉ है। कोई कुछ पैदा कर ही नहीं सकता है। जो कृष्ण हजारों साल पहले बोले हैं कि जो लिया हमने यहीं से लिया, और जो देना है यहीं पे दिए हैं। एक तरह से इस चीज को उन्होंने उसी समय बता दिया। ये क्या विजन है उनकी, क्या सोच है, कितनी बड़ी बात उन्होंने बोला है उतने हजारों साल पहले। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ तुरंत ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आप मेरी बातों को धर्म से मत कनेक्ट करना। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। बस कहीं से भी आप जीसस की कुछ बातें पढ़िए, अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बात है। आप पैगंबर मोहम्मद की कुछ पढ़िए, अच्छा लगता है वो बात, बहुत अच्छी बात है। किसी का भी, गौतम बुद्ध को पढ़िए, कुछ अच्छा लगता है, आपके दिल को लगता है कि हाँ इस बात में दम है, ये बात तो सही है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। सही बात को क्यों, साइंस में कुछ अच्छा लगता है, और साइंस में सब कुछ अच्छा ही है। साइंस में खराब क्या है? अगर वो कुछ बोल रहा है तो वेरिफिकेशन करके बोल रहा है। हजारों साइंटिस्ट उस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं। अगर कुछ गलत है तो तुरंत उसको डिस्कार्ड किया जाता है, चाहे वो न्यूटन बोले, चाहे आइंस्टीन बोले, चाहे कोई भी बोले, उनकी बात को भी डिस्कार्ड कर दिया जाता है अगर बाद में लगता है कि नहीं, इनकी ये बात गलत है। कितना अच्छा सीन है ये, जबकि धर्म में ऐसा नहीं होता है। धर्म में अगर कोई बोल भी दिया कुछ तो हम मान लेते हैं कि सही बोल रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होना है। कोई कुछ गलत भी बोल सकता है, उसकी बात को आप कट कीजिए, डिस्कार्ड कीजिए। तो मैं बातों को अब समराइज करके खत्म करना चाहूंगा कि बच्चे को अपना प्रोडक्ट सिर्फ मत समझिए, उसे, बल्कि मैं कहूँगा उसे भगवान का प्रोडक्ट समझिए, उसे इस अस्तित्व का, इस ब्रह्मांड का प्रोडक्ट समझिए। वो भगवान का प्रोडक्ट है, इस अस्तित्व का प्रोडक्ट है। जैसे कि मेरे लड़के ने पूछा था कि भगवान क्या है, तो मैंने बताया था इस अस्तित्व को या इस ब्रह्मांड को आप भगवान समझो। तो इस अस्तित्व का वो प्रोडक्ट है, आप भी, हम भी, सब कोई। तो इस तरह से उसे अस्तित्व का प्रोडक्ट समझते हुए आप ये सोचिए कि अगर वो पढ़ने में कमजोर भी है तो आप ये मत सोचिए कि आप एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में मत चले जाइए कि यार ये कहाँ से बुड़बक बच्चा पैदा हो गया, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ। हो सकता है आप इंटेलिजेंट हो, आप IAS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा साधारण निकल जाए पढ़ने में। क्योंकि मैं भी अगल बगल में देखता हूँ काफी सारे अफसर्स के भी बच्चे साधारण निकलते हैं पढ़ने में। उनकी IT में सिलेक्शन नहीं होती है, ना IEEE में क्या उसको बोलते हैं NIT में सिलेक्शन नहीं हो पाती है, चाहे डॉक्टरी फील्ड में भी नहीं हो पाती है। तो वो नॉर्मल एक इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करते हैं या कोई मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करते हैं। तो इस स्थिति में आप यही समझना है कि मेरे को एक साधारण बच्चे की परवरिश करने की जिम्मेदारी भैया भगवान ने दे दी है, या इस अस्तित्व ने, इस एग्जिस्टेंस ने हमको दे दिया है, और इसकी अब परवरिश मैं जितनी बेहतर कर सकूं उतना ही अच्छा है। उससे मुझे भी खुशी होगी, और मुझे खुशी ज्यादा हो चाहे ना हो, इस अस्तित्व को खुशी होगी, इस ब्रह्मांड को या इस भगवान को खुशी होगी कि आपने इस बच्चे का अच्छे से केयर किया। और अगर आप केयर नहीं करते हो, क्योंकि इंडिया में जिस स्थिति में मैं देख रहा हूँ, गांव में भी रहा हूँ, शहर में भी रहा हूँ, 90% मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स अपने
बच्चों की उतनी अच्छे से परवरिश नहीं करते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। उनका ध्यान ही केवल पैसा में, रिलेशन बनाने में, दूसरे को दिखावा में, यही सब में लगे रहता है उनका ध्यान। फालतू के चर्चा करेंगे, चाहे वो क्रिकेट के ऊपर हो, चाहे राजनीति के ऊपर हो, चाहे फिल्म के ऊपर हो, चाहे समाज में क्या हो रहा है उसके ऊपर हो, कौन लव मैरिज कौन कर रहा है, कौन किसको लेके भाग रहा है, यही सब चर्चा चलता है। तो ये सब चर्चा करने से क्या होगा? बच्चे को बैठा के साथ में पढ़ो और पढ़ाओ, उसको समझाओ कि एटम्स क्या है, ये न्यूटन्स लॉ क्या है, ये फोटोसिंथेसिस क्या है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। आप भी पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है कि आप ये सब समझ भी लोगे तो आईआईटी बन जाओगे, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, इस चीज को पढ़ोगे, समझोगे तो अपने बच्चे को भी पढ़ाओगे, समझाओगे, और आपसे जब समझेगा तो एक अलग ही उसके अंदर एक इम्प्रेशन बनता है, आपकी अलग ही उसके लिए वैल्यू बनती है। तो इस तरह से परवरिश करना है। तो दोस्तों, मैंने ये 3-4 बातें आपके साथ शेयर की और उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको पसंद आई होगी और इसे आप अपने बच्चों की परवरिश में उपयोग करेंगे, इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्योंकि हार्ड एंड फास्ट रूल तो कुछ होता नहीं है यहाँ पे। बच्चों की परवरिश के मामले में कोई रूल हम नहीं दे सकते हैं कि a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू mc स्क्वायर। इस तरह के हम कोई फिक्स रूल नहीं बना सकते हैं साइंस का रूल के जैसा। तो यहाँ तो हमको एक्सपेरिमेंट ही करना है और बाकी जो भी प्रोडक्ट निकले, आपके बच्चे के अंदर से जो भी टैलेंट और इंटेलिजेंस निकले, ये तो नो वन नोज, इवन गॉड को भी नहीं मालूम होता है कि वो क्या करेगा। इस अस्तित्व को क्या मालूम कि आपका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, नहीं मालूम है। ये सब फालतू के बकवास हैं, ज्योतिषी का चक्कर कि कोई बता दे कि आपका बेटा डॉक्टर बनेगा, सब फालतू के बकवास है। ये सब बकवास में मत जियो। बस दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।